बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। ख्वातीन हज़रात, इस दुआ के साथ कि आप और हम सब महफूज रहें इस वबा से जो इस वक्त आलमी तौर पे पूरी दुनिया को एक ख़ास और मखसूस हालात से दोचार कर रही है, जिसमें सेहत के खदशात के साथ साथ इकॉनमी और मईशत के ख़तरे जो हैं वो भी सारी दुनिया के ऊपर इसके बादल जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ज़्यादा संगीन है, लेकिन अगर सूरत हाल पर गौर किया जाए तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इससे पहले पूरी दुनिया ने मुख्तलिफ स्ट्रैटजीज़ अपनाई थी इस वायरस से निपटने के लिए, जो पूरी दुनिया की मिसालें हमारे सामने थी कि कहाँ पर किस मुल्क ने क्या तरीका कार अपनाया और उसके नतीजे में क्या नतीजे हासिल किए। हमारे यहाँ पर जब ये वायरस पहुँचा तो पहले तो उसको हमने तैयार नहीं थे। हमने ताफ्तान बॉर्डर और ज़ायरीन जो कि उम्रे से या मुख्तलिफ बैरून मुल्क से वापस आने वाले पाकिस्तानी जो है उनकी स्क्रीनिंग का, उनके लिए करंतना का मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया, जिसकी वजह से ये वबा जो है ये ना सिर्फ मुल्क में दाखिल हुई बल्कि इसका फैलाव भी हुआ। फिर हमें दिखाई दिया कि हिफाजती किट्स मौजूद नहीं हैं, PPEs मौजूद नहीं है, मास्क मौजूद नहीं है, और हुकूमत जो है वो एक एमरजेंसी और रिएक्टिव बेसिस पे चीज़ों को डील करती दिखाई दी। उसके साथ लॉकडाउन करना है या नहीं करना है, इस मामले में भी कन्फ्यूजन दिखाई दी। लॉकडाउन जब किया गया तो उसके साथ ही वज़ीर आज़म ने सनतों को कुछ खोलने का ऐलान किया, जिसमें वो सनत जो कि सबसे ज़्यादा जिसमें कहना चाहिए मटीरियल्स इन्वॉल्व होते हैं, उस सनत को खोलने का ऐलान किया गया, जो कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए बेहतर एक कदम है। लेकिन जब एक मामूली दुकान नहीं खुल सक रही, वो ताजिर जो कि घर में बैठा हुआ है, परेशान है और लॉकडाउन का शिकार है, और वो देखेगा कि बाकी जगहों को सहूलत और मराद दी जा रही है, तो ये फैसला जो है इसे किस तनाजुर में लिया जाएगा। यहाँ पर अगर कोई कन्फ्यूजन सूबों के दरमियान, विफाक के दरमियान, विफाक की अपनी पॉलिसीज़ के दरमियान दिखाई दी तो नहीं दिखाई दी, तो एक चीज़ कि विफाक और सिंध इस सूरत हाल में भी सियासत करना नहीं भूले हैं। आज जो ताज़ा तरीन बात है वो एक नए तनाज़े की सूरत में सामने आई है, जहाँ पर सिंध हुकूमत का टाइगर फोर्स का रिलीफ ऑपरेशन इस्तेमाल ना करने का फैसला उन्होंने किया है। सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख साहब ने कहा है कि सियासी फोर्स की खिदमत नहीं चाहिए हैं। ये पीपल्स पार्टी की तरफ से जवाब है। उन्होंने कहा नहीं मालूम चीफ सेक्रेटरी ने किस तरह से ऑर्डर्स किए थे कि टाइगर फोर्स जो है उसको लिया जाए। तो क्या सूबे अपनी पॉलिसीज़ बनाने में आज़ाद हैं? और अगर आज़ाद हैं तो फिर ये चपकलिश किस बात की है? और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो कि पहले ही बंगाल की अलहदगी की सूरत में एक ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार हो चुका है, वहाँ नफ़रत और तासुब की सियासत कोरोना के साथ साथ किस तरफ मुल्क को लेके जा रही है, और ये नफ़रत और तासुब की सियासत जो है इसको हवा देना इस वक्त किसके मुफाद में है। उसके अलावा जो आज बहुत अहम बात है जिसमें हम बात करेंगे वो ये कि एक बहुत अहम रिपोर्ट एनर्जी सेक्टर के हवाले से सामने आई, और उस एनर्जी सेक्टर के हवाले से आने वाली जो मालूमात हैं वो उससे भी होशरुबा हैं जो इससे पहले आटे और चीनी के हवाले से सामने आ चुकी हैं, जिसमें पता चला कि मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब जो कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ज़ेर बहस रहे हैं, उनकी अपनी कंपनी रोश जो है उसने 30 अरब रुपए का मुनाफा जो है वो हासिल किया IPP पॉलिसीज़ की वजह से। वही पॉलिसीज़ जिनके ऊपर तनकीद करते हुए इस वक्त जो है ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म के सामने पेश की गई है। जो नदीम बाबर साहब हैं जो कि मुशीर बराए तवानाई थे, जिनकी अपनी कंपनी ओरिएंट को जो मुनाफा मिला है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 2 अरब रुपए का मुनाफा है जो कि उन्होंने हासिल किया है। और जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के नाम भी इस हवाले से सामने आए हैं, जिन्हें 4 अरब 88 करोड़ का मुनाफा जो है वो हासिल करने का एजाज़ हासिल हुआ है। लेकिन नैब अभी भी हमें दिखाई देता है तो वो शहबाज शरीफ को तलब कर रहा है। तो ये जो सूरत हाल है ये सियासत में अपोजिशन के साथ जो इस वक्त हुकूमत का टकराव है, जबकि और बहुत सारे ऐसे स्कैंडल सामने हैं, ये यकतरफा एहतसाब जो है ये किस तरफ लीड करेगा, और क्या ये वाकई सूरत हाल ऐसी है जैसे दिखाई दे रही है, ये इसके कुछ और पस मंज़र भी है। आज के जो मेहमान हैं मैं आपका उनसे तारुफ कराती हूँ। मेरे सबसे पहले मेहमान जनरल अमजद शैब साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी सर। मेरे साथ नज़ीर लगारी साहब हैं, वेल नोन राइटर एंड एनालिस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और औरिया मकबूल जान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कॉलम निगार हैं, एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सर जनरल साहब मैं आपसे शुरू करूंगी। सबसे पहले तो ये जो मैंने बात की कि लॉकडाउन होना है नहीं होना है, वज़ीर आज़म ने कहा लॉकडाउन नहीं करेंगे, अगले DGISPR ने अनाउंस कर दिया लॉकडाउन हो रहा है। फिर वज़ीर आज़म ने कहा लॉकडाउन में नरमी करेंगे, तो पुलिस ने और रेंजर्स ने जाके बहुत सारी दुकानें जो हैं वो बंद करवाई। तो क्या इख्तियार का जो ऊपर वज़ीर आज़म की बात हो रही है कि बहुत सारे फैसले अब उनसे बाला बाला हो रहे हैं, इसमें कोई सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमत ने खुद यानी वजीर आजम के अपने नीचे जो मुख्तलिफ वजारतें हैं उनसे मशावरत के बाद 37 कैटेगरीज को एग्जम्पशन दी। अब उसमें दुकानें, कारोबार वगैरह जो उसमें सवाए बेकरी और सब्जी फ्रूट वगैरह की दुकानों के बाकी सब बंद थी, और जो 37 कैटेगरीज हैं उसकी आड़ में बहुत सारे लोग सड़कों पे आपको फिरते नजर आए। दूसरे लफ्जों में
میں یہ کہوں گا کہ یہ کنفیوژن تھا، اور جب آپ ایگزامپشن بہت سارے لوگوں کو دے دیتے ہیں تو اس کی آڑ میں پھر بہت ساری دنیا اور باہر نکل جاتی ہے، اور جو پولیس کے ناکے وہ بیکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو فلاں ایگزامپشن کے تحت باہر پھر رہے ہیں تو پولیس کیا کرے گی؟ نتیجہ یہ کہ یہ ڈھیلا ڈھالا لاک ڈاؤن تھا جو نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، یعنی نہ تو لاک ڈاؤن تھا اور نہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن نہیں تھا، کسی حد تک تھا۔ اس سے نقصان بہت ہوا ہے۔ اب آپ اس کو لمبا بھی بہت نہیں کر سکتے، یہ دنیا میں ساری جگہ یہ مسئلہ ہے کہ ہر جگہ کاروباری زندگی رک گیا تو وہ لوگ ابھی احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز کو آپ یوں بند لمبے وقت کے لیے نہیں کر کے رکھ سکتے، لوگوں کے روزگار کا بھی تعلق ہے، لوگوں کی اپنی عادات کا، زندگی کا ویسے نارمل ہونا انسان کے جینے کے لیے ضروری ہے، تو آپ کب تک بند کر سکتے ہیں؟ یہ ضرور ان کی کنفیوژن کی وجہ سے یہ خرابی ہوئی۔ اگر یہ 3 ہفتے شروع میں بڑا ٹف قسم کا لاک ڈاؤن کر دیتے کرفیو ٹائپ، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج آپ کو اتنے لمبے کی ضرورت نہ ہوتی، اس وقت آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے، لوگ پھرتے نہیں تو پھیلایا بھی نہ جاتا اور معاملات بہتر آپ کے کنٹرول میں رہتے۔ اب یہ ہے کہ مجبوراً آپ کو کھولنا پڑے گا، ایک طرف مذہبی جماعتوں کا، علماء کا ایک پریشر ہے، آپ نے مساجد کو بھی کسی حد تک اجازت دے دی، دوسری طرف یہ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا ہے، اس کے ساتھ کنیکٹڈ جب تک آپ اور انڈسٹریز کو نہیں کھولیں گے تو وہ بھی کام نہیں کر سکے گی۔ نتیجہ یہ کہ وہ لاک ڈاؤن کیا کہا، حقیقتاً تو لاک تو ڈاؤن سر جو مجھے وہ اختیار پروجیکٹ کا ہو گیا۔ فیصلہ ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم ایک فیصلہ کرتے ہیں لیکن ان کے علاوہ ایک اور فیصلہ کیا جاتا ہے، اور دراصل وہ فیصلہ جو ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے، اور وزیر اعظم کا فیصلہ جو ہے وہ بیچ میں ہی رہ جاتا ہے۔ یہ تو وزیر اعظم کا ہی، یہ فیصلہ تو وزیر اعظم کا ہی تھا کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ بڑا نرم قسم کا رکھنا ہے، بڑا سیولائز قسم کا، ورنہ تو لاک ڈاؤن یہ جو لاک ڈاؤن دوسرے میرا خیال ہے ایکسپرٹس بتا رہے تھے وہ تو بڑا ٹف چاہتے تھے کہ وہ، لیکن یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم کا فیصلہ تھا کہ جناب روزگار کا مسئلہ ہوگا، لہذا پھر روزگار تو لوگوں کا ویسے ہی بند ہو گیا جب آپ نے کاروبار زندگی ویسے روک دیا، تو لوگ ڈیلی ویجر ہے وہ تو بیچارہ کر ہی نہیں رہا تھا۔ بالکل صحیح۔ نذیر لغاری صاحب، یہ جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب چلے، تو وہ کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے، ہم کیوں گھر میں بیٹھیں، ہم کیوں فاقہ کریں، ہم کیوں سختی کاٹیں، ہمیں بھی باہر نکلنے دیں، کام کرنے دیں، بیوی بچے تو ہم نے بھی پالنے ہیں، کرائے تو ہم نے بھی دینے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں حکومت کی جو پالیسی ہے اس سے تھوڑا معاشرے کے مختلف طبقوں کے درمیان ایک بے چینی، انریسٹ جو ہے وہ پیدا ہوگا؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ یہ 50 لاکھ گھر بنا رہے ہیں، ان کو بنانے ہیں نا، کہ انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے، قوم کو منشور دیا تھا، پیغام دیا تھا کہ جی ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے، اور اس سے پہلے وہ کئی لاکھ گھر لوگوں کے گرا چکے ہیں۔ یہ کارنامہ وہ آتے ہی انجام دے چکے ہیں کہ جن کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے، چھوٹی چھوٹی جگہ پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت مشکل سے انہوں نے وہ گھر بنائے تھے، بہت ایک زندگی کا بڑا عرصہ لگا کر وہ گھر بنائے تھے، ان کو ریگولائز کیا جا سکتا تھا۔ اتنا بڑا محل، اتنی بڑی جو بنی گالا والا جو وہ ریگولائز ہو سکتا ہے، باقی وہ جو 40 50 60 گز کے گھر تھے وہ ریگولائز نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے ان کو گرانا ضروری تھا اور لوگوں کو بے گھر کرنا ضروری تھا، اور سردیوں کے موسم میں ان کو جو ہے سڑکوں پر سلانا ضروری تھا، اس لیے یہ کیا گیا تھا۔ اب جو مکان بنانے انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے قوم سے کہ جب 50 لاکھ گھر بنائیں گے، یہ انڈسٹری تو چلے گی، اس سے وابستہ اور انڈسٹریز ہیں، سیمنٹ اس سے وابستہ ہے، سریا اس سے وابستہ ہے، لکڑی کا جو ہے وہ اس سے وابستہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں ہیں جو اس صنعت سے وابستہ ہیں، وہ بھی کھلیں گی۔ تو لوگ بھی چاہیں گے کہ جناب اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اتنا کاروبار کھلا ہوا ہے، یہ فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، فلاں سیمنٹ فیکٹری، فلاں سیمنٹ فیکٹری، فلاں سیمنٹ فیکٹری، فلاں اسٹیل مل، فلاں اسٹیل مل، فلاں اسٹیل مل، یہ سب کھلے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی موقع ملنا چاہیے، لوگ یہ چاہیں گے۔ لیکن ہماری وفاقی حکومت نے ایک تباہ کن کھیل کھیلا ہے، جو جنرل امجد فیض صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل 100% درست تھا۔ اگر شروع کے ابتدائی دنوں میں اونرشپ لے لیتے، اونرشپ تو آج تک نہیں لی ہے، نہ وزیر اعظم نے نہ وفاقی حکومت نے لاک ڈاؤن کی اونرشپ اب تک نہیں لی ہے، لاک ڈاؤن کا نام استعمال کیا اور ساتھ ہی بہت سی چیزیں کھولنے کا اعلان کر دیا۔ تو ایسی صورتحال میں تو چیز وہی ہوتی تھی، اگر ایک سخت قسم کا کرفیو قسم کا لاک ڈاؤن ہو جاتا اور آپ کے پاس آئیڈینٹیفائی ہو جاتے کہ یہ مریض ہیں اور ان لوگوں کو جو ہے کورونا پازیٹیو ہے، ان کو ہم نے سنبھالنا ہے اور ان کو ہم نے کیئر کرنا ہے، تو آپ کے لیے اب کیا صورتحال ہے؟ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اعداد و شمار ہیں کہ جی 60,000 ہو گئے، جی 6,000 ہو گئے، جی 6,500 ہو گئے، جی اتنے فوت ہو گئے۔ یہ تو ساری صورتحال وہ ہے کہ آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کی۔ لوگ دنیا میں جو ہے ڈیلی 80,000 90,000 قریب کے ملکوں میں، آس پاس کے ملکوں میں ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کے پاس 3,000 4,000 لوگوں کو
اگر ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے اس میں سے نکلاتے ہیں کوئی 50 کوئی 60 کبھی کچھ نکلاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں. ٹھیک اتنے نہیں ہیں, ٹھیک. اس سے بڑھ چکے ہوں گے. اور یقیناً, اور میں کہتا ہوں سر کہ اس ورلڈ بات کو بینک وزیر اعظم کہتے ہیں آپ انریسٹ پھیلا رہے ہیں, جان بوجھ کے انتشار پھیلا رہے ہیں, حکومتی جو ڈیٹا ہے اس کو آپ کنٹروورشل کر رہے ہیں. سندھ کے اوپر ہی انہوں نے یہ تنقید کی تھی کہ کچھ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ زیادہ مریض نہیں رپورٹ ہوئے, اس لیے وہ خام خواہ فگرز جو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں تو وزیر اعظم جو حقیقی اعداد و شمار ہیں وہ بتا دیں اور سائنٹیفک طریقے سے بتا دیں کہ حقیقی اعداد و شمار یہ ہیں, اور سندھ حکومت جو ہے جھوٹ بول رہی ہے. ہم بھی مان لیں گے کہ آپ کے پاس تو کوئی معیار ہے, اسٹینڈرڈ آپ بتا دیں. آپ جو بھی آپ کا اسٹینڈرڈ ہو کہ آپ لوگوں کو چیک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی ہم نے چیک کر لیا, اتنے لوگ ہیں, اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنی سندھ حکومت کہہ رہی ہے, تو ٹھیک ہے, سبحان اللہ. بالکل ٹھیک اگر ہے, آپ کہتے ہیں کہ لوگ نہیں مر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں مر رہے ہوں گے, ٹھیک اللہ ہے, کرے کہ نہ مریں. ٹھیک لیکن ہے, اگر آپ کے پاس کچھ درست اعداد و شمار ہیں تو وہ دے دیں, ہم ان بالکل کو صحیح. مان لیں گے. جنرل صاحب یہ چیز, یہ پوائنٹ جو ہے یہ ایڈریس کی, اور یہ پوائنٹ مسلسل ایڈریس کری حکومت. آج ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے کہ ٹائیگر فورس کا ریلیف آپریشن میں استعمال کرنے کا پیپلز پارٹی کا وہ کہہ رہی ہے نہیں کریں گے. سر صوبے اگر آزاد ہیں اور آزادانہ پالیسیز بنا سکتے ہیں, 18ویں ترمیم اگر موجود ہے, تو پھر ان پہ امپوز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کے خیال میں یہ جو تعصب کی سیاست ہے, ہم نے بنگال سے سیکھا نہیں ہے ابھی تک کچھ. سر یہ کورونا اگر وبا ختم ہو بھی گئی تو آپ کے خیال میں جو نفرت کی سیاست ہے, جو صوبائیت, علاقائیت, لسانیت کی بنیاد پر ہے, یہ آگے جو اس کی وجہ سے جو قوم وار جو کھڑی ہوں گے فسادات, اس کو کون نپٹے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ کا فیصلہ درست نہیں ہے, یہ سیاسی فیصلہ ہے. یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سندھ گورنمنٹ ان کو یہ کہتی کہ جناب ہمارے ساتھ کوارڈینیشن یہ کریں تاکہ ہم جو ٹائیگر فورس کے لوگ جو کام کر رہے ہیں ہم اس پہ نظر رکھیں اور اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ری انفورس کریں. اب اگر آپ ٹائیگر فورس والے گورنمنٹ سے, فیڈرل گورنمنٹ کے وسائل سے اگر وہ وہاں پہ کام کر رہے تھے تو لوگوں کو دو جگہ سے فائدہ پہنچتا کہ پروونشل گورنمنٹ بھی کچھ کر کے دے رہی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ بھی کچھ کر رہی ہے ان کے لیے. لیکن اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ریسورسز کو نہ استعمال کریں کیونکہ آپ سیاسی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی مائلیج مل جائے گی, تو پھر آپ اپنے لوگوں کو اس چیز سے محروم کر رہے ہیں جو ان کو ایکسٹرا مل سکتی تھی یا ان کے لیے زیادہ کیا جا سکتا تھا. اب پروونشل گورنمنٹ اپنے طور پہ جتنا بھی کرے گی اس میں اگر کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے تو نقصان لوگوں کا ہوگا. وہ ٹھیک ہے, کل کو کوئی الزام تراشی بھی پروونشل گورنمنٹ پہ ہی کر سکتا ہے, لیکن اصل چیز اس وقت ضرورت یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے عوام وہ نگلیکٹ نہ ہو. سو اس وجہ سے یہ فیصلہ میرے نقطہ نگاہ سے تو یہ درست آپ نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے انہیں ہیں یہی سر, چاہیے لیکن یہ تھا ٹو سائیڈڈ کہ نہیں ہونا چاہیے. کیا وفاق کو بھی اس چیز کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے کہ وفاق جو ہے وہ بھی نہ امپوز کرے؟ اگر ٹائیگر فورس اگر ایک سیاسی اس کا ایک نظر آ رہا ہے تو اس طرح کی فورس جو ہے اس کو استعمال کرنا ضروری. لیکن یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ٹائیگر فورس جو بنائی ہے انہوں نے, گورنمنٹ کا آئیڈیا یہ ہے کہ وہ پورے پاکستان کے لیے ہے. وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جہاں جن دو صوبوں میں ہماری حکومت ہے ہم صرف وہیں کام کریں, کیونکہ وہ فیڈریشن کا ایک بڑا غلط میسج جاتا ہے دوسرے صوبوں کو جہاں حکومت ان کی اپنی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا تو فیصلہ یہ درست تھا کہ وہ پورے ملک میں جہاں بھی یہ لوگ ہمارے غریب لوگ موجود ہیں یا ضرورت مند لوگ موجود ہیں ان کو فیڈریشن بھی ہیلپ کرے. لیکن اگر صوبے اس کے ساتھ ان ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو بڑا لوگوں کا زیادہ بھلا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ صوبے کو چاہیے کہ دونوں چیزوں کا فائدہ اٹھائے, یہ ٹائیگر فورس سے بھی اور اپنا بھی کام کریں. بالکل ٹھیک ہے. لغاری صاحب اس وقت جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق جو شرح اموات ہے سب سے زیادہ وہ کے پی میں ہے, اور تنقید جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مسلسل کر رہی ہے مختلف صوبوں کے اوپر. کے پی میں سب سے زیادہ شرح اموات ہے, یعنی جتنے کیسز رپورٹ 1137 تقریباً کیسز جو ہیں رپورٹ ہوئے ہیں جس میں 60 اموات ہیں جو تمام صوبوں میں سب سے زیادہ ہیں. کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے پچھلے 7 سال سے, اس کے اوپر نہیں بات کی جا رہی اس کے وہاں پہ کیوں اموات زیادہ ہیں. سندھ میں زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں لیکن شرح اموات کم ہے. اگر کارکردگی کا تناسب جو ہے وہ دیکھنا ہے آپ نے کہ صحت کے سیکٹر میں کس حکومت نے کام کیا, تو یہ چیزیں تو نہیں ڈسکس ہو رہی, لیکن ساری جو مخالفت اور تنقید ہے اس کا رخ سندھ کی طرف ہے. مجھے ایک کیس یاد آتا ہے کہ ایک 76 میں یا 75 میں کچھ لوگ جو تھے وہ 15 تھے یا 20 تھے, وہ لوگوں کو لے کر جایا گیا تھا اسلام آباد میں ایک کسی پروگرام کے سلسلے میں, اور کہا یہ گیا تھا کہ یہ لوگ پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں, اور بعد میں اس کے خلاف حفیظ پیرزادہ کے خلاف ریفرنس بنا تھا. اب یہ ایک پوری فورس پولیٹیکل اپنی ٹائیگر بادشاہوں کی ایک ٹائیگر فورس ہے, وہ انہوں نے بھرتی کر لی ہے. نہ کوئی سرکاری ان کا کوئی کردار ہے, نہ کوئی سرکاری پروسیس سے گزرے ہیں, نہ کوئی سرکاری ان کا اسٹیٹس ہے.
बस ऐसे भर्ती कर ली और कहा कि मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि जो आपने कहा है कि वहाँ अमवात ज्यादा हो रही हैं, लेकिन ये टाइगर फोर्स की कोई हैसियत तो हो, या ये कहें कि जी हम फौज से, आपने वापदा के बिल वसूल करने के लिए फौज से लिए थे ना, आपने 35,000 40,000 बंदे ले लिए थे। आप बंदे ले सकते थे मुख्तलिफ इदारों से और कह सकते जनाब हमने ये बांटना है और डिसिप्लिन के साथ बांटना है, तो आप बांट सकते थे। ये क्या हुआ कि आप अपने लोगों को ले आए कि ले आए, हमारे पास लिस्टें हैं, ये हमारे सारे टाइगर हैं और जाकर बांटेंगे। ये टाइगर यहाँ नहीं चलेंगे। ये उस तरह कर रहे हैं जिस तरह से इन्होंने बंगाल के सैलाब के साथ डील किया था। बिल्कुल। बंगाल के सैलाब को डील करने का नतीजा क्या निकला कि अक्टूबर में सैलाब आया, सितंबर में और अक्टूबर में, अक्टूबर के वस्त तक रहा था और सितंबर में बड़ा सैलाब आया था और लाखों लोग उसमें मार गए थे। और इन्होंने कहा नहीं, हमने अपने शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन करने। भाषानी साहब ने बाइकाट कर दिया। नतीजा क्या निकला कि सारे का सारा वोट बैंक मुजीबुर रहमान की तरफ चला गया। अगर ये सब्र से काम लेते, अगर ये सूरत हाल पैदा न होने देते, अगर उस सैलाब को उस तरह से डील करते, और उनका शिकवा ही यही था, मुजीबुर रहमान के पास क्या एजेंडा था जी। वो 6 रुकात को बंगालियों ने भी नहीं कबूल किया था। वो ये ले आए कि भी हम मर रहे थे, हमारी लाशें पड़ी हुई हैं, हमारी लाशें अभी तक उठाई नहीं गई हैं और ये इनको अपने इक़्तिदार की पड़ी हुई है और इस जंग में बड़ी लाओ हम मुजीबुर रहमान को वोट देते हैं। अब आप अगर ये रास्ता खोलना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर तो ये इंतहाई खतरनाक रास्ता। ठीक है, अच्छा मुझे इसको भी बताइएगा कि हम जब कारकर्दगी पे बात करें तो तनकीद तो फिर केपी के गवर्नमेंट के ऊपर होनी चाहिए। एक सेकंड, अगर एक मिनट, मेरा ख्याल है ये बड़ी, मैं लगारी साहब से गुजारिश करूंगा, बड़े मोहतरम है, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं। बात यह है कि मशरकी पाकिस्तान की सिचुएशन का इससे कोई मवाजना नहीं है। बराए मेहरबानी ये ना करें। ये मेरा ख्याल है कि इंतशार फैलाने वाली बात होती है। मशरकी पाकिस्तान एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट स्टोरी है। वहां जिस तरह मुजीब ने इलेक्शन जीते, जितनी धांधली हुई, जिस तरह जमात इस्लामी, उन्होंने जो उसका सोशल इंपैक्ट डिस्कस किया है सैलाब के बाद, कह सकते हैं कि जनाब, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जनाब ये जो टाइगर फोर्स है इसका हमारे साथ राब्ता होना चाहिए, हम इनको इंस्ट्रक्शन देंगे। हमारे देखें ना, प्रोविंस है, अपने इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है, वो इनको अपनी तजावीज दे सकते हैं। लेकिन ये कहना कि टाइगर फोर्स आने से मशरकी पाकिस्तान बन जाएगा, ये तो मेरा ख्याल है बड़ी बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त चीज है, बहुत काबिल एतराज चीज है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्सा है। एक सूबा जो कि मुत्तसिल है, पूरी जमीन यहाँ पे, और वहाँ पे आपके रेंजर्स और फौज फेडरल ठीक कह रहे हैं आप सर, लेकिन तासुब के ऊपर मैंने सवाल किया था। खौफ करना चाहिए कि अगर हम तासुब की सियासत जो है, तासुब की सियासत, मेरा सवाल ये है सर, पाकिस्तान के साथ हिंदियों की कमिटमेंट किसी भी सूबे के लोगों से कम नहीं है, बल्कि ज्यादा हो। ठीक है, सर सवाल पे आते हैं, इस बहस को छोड़ते हैं। हमेशा पाकिस्तान ये फोर्स हमारे साथ मिलकर कोऑर्डिनेट मिलकर काम करे। ठीक है सर, मेरे सवाल पे आइए सर। मैंने पूछा है कि अगर कारकर्दगी पे तनकीद है, मैंने पूछा है सर कि अगर कारकर्दगी पे तनकीद है तो अमवात तो केपी में ज्यादा हैं, तो उसकी कारकर्दगी पे क्यों नहीं तनकीद होती? सिंध में तनकीद का सारा रुख जो है वो क्यों? साहब आप बताइएगा। बात ये है कि हुकूमत ना करे, हम तो करेंगे ना। जहां अमवात ज्यादा हैं, जहां सिस्टम काम नहीं कर रहा, वहां मीडिया है, आप हैं, मैं, हम सब तनकीद करेंगे। हुकूमत तो हमेशा अपनी साइड को छुपाती है। अगर सिंध में कोई मसला है तो सिंध की गवर्नमेंट नहीं बोलेगी, आपको बाहर से बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं मीडिया में देख रहा हूँ, वो कहते हैं कि 8 अरब का राशन उन्होंने बांट दिया, लेकिन गरीब को तो नहीं पहुंचा। किधर गया 8 अरब का? तो सर विफाक का रवैया तो तमाम सूबों के साथ यकसा होना चाहिए ना। विफाक को ये भी तो नजर आना चाहिए कि केपी में निजाम सेहत अगर नहीं सही काम कर रहा, वहां अमवात ज्यादा है, तो तनकीद करो, खुद सरफ हो ना ज्यादा। बड़ा मसला ये है कि जिस भी पार्टी की जहां हुकूमत होती है वो अपने ऊपर तनकीद नहीं करती। ठीक, ये क्यों आप तवक्को करती है? ठीक है, क्या सिंध अपने काम पे तनकीद करता है, बलूचिस्तान करता है, केपी के कर नहीं करते? वो कहते हैं हम तो सब अच्छा कर रहे हैं, ये तो हम हैं जो निकाल के देंगे उनकी खराबी। जी ठीक है, टाइम फॉर ब्रेक, रुकने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं वेलकम कहूँगी और ये मकबूल जान साहब आपको ज्वाइन करने के लिए। सर, एक बड़ा अहम फैसला किया गया, सदर पाकिस्तान ने मुशावरत की उलमा से, और जो फैसला है आप समझते हैं वो वक्त और हालात की ज़रूरत के ऐन मुताबिक है, जबकि मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम समेत दुनिया की तमाम बड़ी मसाजिद जो हैं उस पर तरावी और तमाम इज्तिमात पे पाबंदी है। आम आदमी जो है वो किसी जगह पे इकट्ठे नहीं उस तरह से हो सकते, लेकिन इस इज्तिमा पे हमने जो फैसला लिया है, जो 3 फुट और 6 फुट की तकरार भी चल रही है, आप समझते हैं कि ये फैसला वक्त के मुताबिक है? ठीक है, देखें, जब हम कहते हैं कि जी मस्जिद हराम और मस्जिद नबी के मतलब चांद देखो तो कोई नहीं मानता,
उस वक्त कहते हैं नहीं हमें तो आज़ादाना बात चाहिए, हम तो अपना पाकिस्तान है। और जब आप पाकिस्तान में हमको आज़ादाना फैसला करते हैं तो कहते हैं नहीं मस्जिद नबी और मस्जिद हराम को देखो। किसी एक जगह को तबसरा कर लेना हम लोग। जब आप कहते हैं तो सारे लोग खड़े होकर कहते हैं नहीं नहीं हम तो पाकिस्तान है, हमारा तो अपना मसला है, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। पहली बात तो ये है कि एक बात तय है, पहली बात तो ये देखें कि कोरोना जो है ये क्या है। क्या इंसान इस कोरोना को आज तक समझ रहा है कि क्या चीज़ है और किस वजह से? मैं पूरी की पूरी आपकी 2 मिनट लूंगा कि कोरोना बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है। वायरस ऐसी चीज है कि जिसका ओरिजिन नहीं पता चलता कि ये पैदा कैसे होता है। कहा जाता है कि इंसानी पैदाश के वक्त ये पैदा हो गया था। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसी चीज है जो जमीन पे पड़ी हुई हो तो ये एक डेड चीज है, लेकिन उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक डीएनए रखा हुआ है। जब ये इंसानी सेल के अंदर आके मिलता है तो ये डीएनए जो है उस सेल पे, इंसानी सेल के डीएनए पे काबी पाता है तो ये लिविंग ऑर्गन बन जाता है और ये काम करना शुरू कर देता है। फिर इसको मारा नहीं जा सकता, इसको तबाह नहीं किया जा सकता, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इनको इस इनहिबिट किया जा सकता है जिसको वायरस लेटेंसी कहते हैं। और ये अपनी मौत आप मरता है और ये वाहिद चीज है जो मरता है तो कोई लाश नहीं छोड़ता, इट नेवर फॉसिलाइज्ड। ठीक, हर चीज लाश छोड़ती है, ये नहीं छोड़ता। एक तो ये राज देखें। फिर इस कोरोना के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने गुज़श्ता कई 100 साल के उन सवालों का जवाब दिया है। हम कहते थे अल्लाह का अज़ाब जो है ताकतवरों पे क्यों नहीं उतरता। अल्लाह ने 5 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर में से 4 को उठाया और कहा ये लो। फिर कहा जाता था जहां फाशी होती है, जहां उरियानी होती है, जहां होमसेक्सुअल बॉन्ड्स बनते हैं, जहां अल्लाह का मुनकार होता है, उस पे क्यों नहीं उतरता। अल्लाह ने वो शहर चुने। आप साथ खड़ा हुआ मिलान के साथ अल्लाह ने वेटिकन सिटी को छोड़ दिया, मिलान को चुना जहां फैशन अपने रूज पे पहुंचा और सारा इनकार का रूज पे पहुंचा। फिर कहा जाता था अल्लाह का अजाब जो है ये गरीबों पे क्यों उतरता है जहां भूख है, नंगा है, अफलास है। अल्लाह ने अफ्रीका के आज उठाए नक्शा, कभी 2 होते थे, आज अफ्रीकन कंट्री में 1 और 2 नजर आते हैं। अल्लाह ने वो मुल्क भी छोड़ दिए टोटल जहां ना सेहत की सहूलत है, ना साफ पानी मुयस्सर है, ना कोई और एहतियात है। आप देखें कि इस वक्त पहला रुजू अल्लाह की तरफ होना चाहिए, मस्जिद ना भी करें। अल्लाह को मस्जिद से कोई परवाह नहीं। बेशक इस अमर पे तो सर डिबेट नहीं है। डिबेट तो इज्तिमा पे है कि इज्तिमा के ऊपर पाबंदी है। पूरी दुनिया में इबादत पे पाबंदी नहीं है। इबादत के ऊपर की तो सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं दिनों में है, लेकिन इज्तिमा के ऊपर जो फैसला हुकूमत की रिट, जहां पर वो कहते हैं अगर नाबीना करें एहतजाज तो उनके ऊपर आप लाठी चार्ज कर लें, डॉक्टर जो है वो आपसे पीपीई किट्स मांगे तो उनके ऊपर आप डंडा उठा लें, लेकिन उलमा के साथ जो है आप वहां पे गैदरिंग के जो है उसको कबूल कर लें, तो फिर बाकी गैदरिंग्स जो है उनमें क्या कबाहत है। जिस टीवी चैनल में मैं और आप दोनों काम करते हैं उस टीवी चैनल में एक वक्त में कम से कम 150 लोग बैठे होते हैं सर, बहुत फासलों पे। उस टीवी चैनल में बाहर से डॉक्टर भी आता है, नहीं कोई फासला नहीं होता। आप क्या बात करते हैं, मैं टीवी में काम करता हूं, मैं काठमांडू में भी जाता हूं, मैं यहां भी जाता हूं, कोई मुनासिब फासला नहीं होता। आपके जितने जितने पैनल बने हुए, आपके जितने डब्बे, आपने एक फैसला अलहदा किया, आपका पूरा हॉल उसी तरह होता है। जिस दरवाजे पे आप, जिस कुर्सी पे आप बैठते हैं, वहां से बाहर से आया हुआ एक डॉक्टर भी आता है, एक सियासतदान भी आता है, वो भी आता है, तीसरे भी आते हैं, उठ के भी जाते हैं, सारी की सारी मूवमेंट चल रही है। आप अगर आज आप खड़े हो जाएं, टीवी बंद करने लगे, क्या आप पे डंडे लगेंगे? आपको नबीनों वाला सलूक होगा, आपको डॉक्टरों वाला सलूक होगा। मतलब कोई, देखिए बात सुने, मैं इस चीज का कायल ही नहीं हूं कि मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आप मुझे ये बताइए, आपने कंस्ट्रक्शन खोल दी, चलो खोल दी, बहुत अच्छी बात है, बड़ी, आपने बाकी इंडस्ट्रीज भी खोल दी, चीजें खोल दी। आप मुझे बताइए, मैं कल गुजर रहा था भट्टा चौक में और सारे इलाके के अंदर, वो सारे कोई एहतियात वाला तस्वर ही कोई नहीं है। ठीक है, अल्लाह पे तवक्कल है, चलने दो, सब कुछ आप करते हो, लेकिन एक पर्टिकुलरली एक इशू को बना के वो कहते हैं कि 50 साल से ज्यादा के लोग हम नहीं आएंगे। सर अल्लाह करे कि आप बिल्कुल सही हो, आप जो कह रहे हैं वो मंतिक और वो लॉजिक बिल्कुल सही हो, लेकिन खुदा ना खासा जैसे वज़ीर आज़म ने कहा है कि मई खतरनाक है और दुनिया दूसरी लहर के आने की बात भी कर रही है, आपके ख्याल में हम बात होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? क्या हुकूमत का फैसला, क्या उलमाए कराम जिन्होंने ये कहा है कि इस वक्त ये तमाम चीजें जो है इसमें कोई कबाहत नहीं है, जिम्मेदारी किसके सर होगी? मस्जिद में आप 1 घंटे के लिए आते हैं, 1 घंटे के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट पे आप 12 घंटे के लिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। टेलीविजन चैनल में आप 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं। ठीक,
एक मिल के अंदर आप 9 घंटे की ड्यूटी देते हैं, मस्जिद में टोटल आप 1 घंटे से ज्यादा नहीं जाते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और ठीक है तमाम एहतियात के साथ जनरल साहब, ठीक है, आप परसेंटेज निकाल लें, जिसकी परसेंटेज ज्यादा है उसके ऊपर इल्जाम लगा बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, यही वो कंफ्यूजन है जिसके ऊपर बात कर रहे थे हम, कि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो कहेगी कि फिर ये वाली अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुली है तो मसाजिद पे क्यों पाबंदी है, अगर मसाजिद में गैदरिंग हो सकती है तो फिर स्कूल क्यों बंद है, अगर स्कूल जो है वो हो सकते हैं तो फिर बाकी दुकानें भी खुलनी चाहिए सारी। तो ये जो एक मामला है रिट ऑफ स्टेट जिसे कहते हैं, कि आप एक फैसला करते हैं जिसमें आप किसी तबके, किसी ग्रोह, किसी मजहब को नहीं देखते, आप उसमें एक अवाम के लिए फैसला करते हैं, आपको नजर आ रही है इस वक्त? देखिए बात यह है, मेरी जरा थोड़ा सा राय मुख्तलिफ है। जहां पे आपके रेगुलर एम्प्लॉइज होते हैं, जैसे आपकी चैनल है या कोई ऑफिस है, वहां एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना आपके लिए आसान होता है, क्योंकि वो आपके एम्प्लॉइज हैं। प्रोटोकॉल से आप उनको आप उनसे सैनिटेशन भी अच्छी तरह एक्सरसाइज करवा सकते हैं, आप उनको मास्क भी पहना सकते हैं, ना पहने तो आप उनको सजा दे देंगे, वो आपका इख्तियार है। और नतीजा ये कि वो आदमी एक डिसिप्लिन के तहत काम करता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर आप चले जाएं तो वो यूजुअली ओपन एयर होता है, ओपन स्पेसेस में काम करते हैं, और वहां पे कम लेबर अगर रखेंगे, कोई एहतियात थोड़ी बहुत करेंगे तो उसमें भी गुजारा चल सकता है। मसाजिद में कारपेट्स वगैरह होती हैं जहां लोग सजदा करते हैं, और वो यूजुअली इन्फेक्टेड होती हैं। मैं हमेशा जब भी हज पे गए हैं या उम्रा पे, वहां से बीमार होके आए हैं, क्योंकि वो पता नहीं होता कि वहां पे कारपेट्स कहाँ पे इन्फेक्टेड हैं, किसने जिसने सजदा किया वो वाकई इन्फेक्टेड था। फिर फासला रखने का भी मसला वहां पे होता है, क्योंकि हजूम पड़ता है, कोई वहां पे तादाद मुकर्रर नहीं होती, और लोग सबका जी चाह रहा होता है कि मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी जाए, तो वो लोग भी वहां जमा होते हैं, फिर एनक्लोज्ड एरिया होता है। इन एनी केस इस्लाम में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। रब्बुल आलमीन ने भी हमें बीमारी की हालत में नमाज की छूट दी है कि आप किस तरह पढ़ेंगे, आपको सफर की हालत में नमाज की छूट दी है कि आप किस तरह पढ़ेंगे, जंग की हालत में। ये तो एक ऐसा मजहब है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, और फिर इज्तिहाद है। ठीक है, आप देखिए कि पौने 1400 साल तक हज में मुजदलफा से मिना की तरफ जाते हुए फजर की फौरन बाद आपने कंकरियां मारनी होती थी, और लोग यही मानते थे। पौने 1400 साल ये प्रैक्टिस रही, और उसमें आप देखिए कि जब लोग मरने शुरू हुए, हजूम बढ़ा, तो उलमा ने कहा कि नहीं, आप दोपहर जोहर की नमाज तक कर सकते हैं। जब उसमें भी कैजुअलिटीज हुई तो फिर उलमा ने इज्तिहाद किया, तो उन्होंने कहा कि अब आप शाम तक भी कर सकते हैं, अब लोग जाके रात तक वहां पे इशा से पहले जाके कंकरियां मारती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें इतना भी हमें रिजिड नहीं होना चाहिए कि हम इसे एक ऐसा मसला बना लें कि उसमें हुकूमत की रिट तोड़ दे, लोगों की जिंदगियों को भी खतरा रहा। ठीक है, दीन ये नहीं कहता इस्लाम के आप मरने मारने पे आ जाएं और आप एहतियात ना करें। मेरा नुक्ता तो ये है, हो सकता है और ये साहब इससे ना इत्तेफाक करें। अच्छा, बिल्कुल सही, मेरी राय ये है कि बिल्कुल सही। अगर मजहब की बात करें तो आपको रास्ता निकालना इतना बड़ा मसला नहीं है, ये निकलना। ठीक है सर। नज़ीर लगारी साहब, सर पाकिस्तान जो है वो तमाम इसमें अक़लियतें भी बसती हैं जो एक बड़ी तादाद में है। अगर हम अपनी मस्जिद खोलेंगे, जो कि हम सब चाहते हैं कि अल्लाह का घर हमेशा आबाद हो, वो कहेंगे हमारे मंदिर भी खुलें, हमारे गिरजा भी खुलें। अगर ईस्टर उन्होंने मनाया और उन्होंने चर्च में जाके नहीं मनाया, तो फिर उनका क्या कसूर है कि मुसलमान जो हैं वो तो इबादत जाके मस्जिद में करें, उनके लिए तो खोल दी जाए, गैदरिंग की इजाज़त दी जाए। ये जो फैसले हैं इस तरह के, जब आप तमाम ग्रोहों को नहीं ऑन बोर्ड लेते, आप समझते हैं, आपकी इस पर क्या ओपिनियन है? एक तो ये है कि गुज़श्ता रोज़ मैंने एक वक्त में लाइव बैतुल्लाह शरीफ को देखा, मस्जिद नबी को देखा। उसके बाद अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैंने वेटिकन सिटी को देखा, मैंने काशी के मंदिर को देखा, मैंने उसके बाद जो है वो गुरुद्वारे का ये जो गोल्डन टेम्पल है उसको देखा। मुझे गोल्डन टेम्पल पर कुछ लोग नजर आए, लेकिन बाकी दीगर मकामात पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के, हाँ, दीवार गिरिया को देखा मैंने यरूशलेम में, उसको देखा। और मैंने कहीं भी वेटिकन को मैंने पूरे जी उन्होंने ईस्टर बिल्कुल खाली उसमें किया जी। मैंने 25-30 मिनट तक वेटिकन को देखा है। तो एक परिंदे के जो है उड़ने से मुझे अंदाजा हुआ कि ये लाइव, ये जो है लाइव है, वरना वो लाइव ही नहीं लग रहा था। तो ये सूरत हाल है वहाँ पर जहाँ मज़ाहिब के मरकज हैं, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मरकज हैं। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा मरकज बैतुल्लाह शरीफ है, और हमारे दिलों के करीब मस्जिद नबी है, हरम पाक है। तो ये सारी चीजें हमारे उसमें हैं। अगर वहाँ पर आप जो है वो नहीं कर रहे हैं, और वहाँ के जो जय्यद उलमा हैं उनके
फतावा आए हैं। कल मस्जिद हराम के अपना इमाम का फतवा आया है, तो हम इन चीजों को खातिर में नहीं लाएं, हम इन बातों को नहीं देखें, और हम दुनिया भर से बिल्कुल अलग किस्म के मुसलमान हैं। हम सऊदी अरब से ठीक है सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इजाजत दीजिए कि मैं अगले इशू की तरफ बढ़ूं। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जनरल साहब हैं मेरे साथ में? जी जनरल साहब, सर मेरी आवाज। अच्छा सर, देखिए रज़ाक दाऊद साहब की रोश पावर जो है उस पर भी 30 अरब रुपए का मुनाफा कमाने का मामला जो है वो सामने आया है। पावर जो कमेटी है उसकी जो रिपोर्ट वज़ीर आज़म के सामने पेश की गई है। रज़ाक दाऊद साहब मुशीर तिजारत रहे हैं, ECC के और काबीना के अहम फैसलों पर असरअंदाज होने की ताकत रखते हैं। इसी तरह से नदीम बाबर साहब जो कि मुशीर बराए तवानाई हैं, उनकी ओरिएंट कंपनी के ऊपर 2 अरब रुपए का मुनाफा का जो इल्ज़ाम है या फिर उसके बारे में इंकशाफात है जो कि वज़ीर आज़म के सामने रखे गए हैं तवानाई रिपोर्ट में। इसके ऊपर अब जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार भी इस मामले में भी 4 अरब 80 करोड़ रुपया, यहाँ पे तो कार्रवाई दिखाई नहीं देती। लेकिन नैब जो है उसने शहबाज शरीफ को 22 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया है, जिसपे वो कह रहे हैं नून लीग वाले कि कोरोना से लोग मर रहे हैं और नैब न्याजी गठजोड़ को शहबाज शरीफ का गम खाया जा रहा है। वो गलत कह रहे हैं सर? नहीं, वो ठीक है कि आज कोरोना का मसला ज्यादा शिद्दत से सामने है और वही एक हमारा प्राइमरी इशू है। लेकिन क्या नैब को हमने छुट्टी करा दी है, बंद करा दिया, ताला लगा दिया नैब के दफ्तर पे? ताला तो नहीं लगा ना। तो काम कर रहे हैं तो नेचुरली जो काम कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, किसी न किसी को बुलाएंगे। उसमें अगर शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया तो कौन सा जुल्म हो गया जनाब? क्या वो 10 साल हुकूमत में नहीं रहे? क्या यही लोग जो जिनका नाम आप ले रहे हैं कि जनाब दाऊद, रज़ाक दाऊद, ये उनके वक्तों में से पैसे नहीं बनाते रहे? क्या ये लोग जो है इन्होंने एग्रीमेंट PTI के साथ किए थे? इनके एग्रीमेंट उन वक्तों के हुए हैं जहां पहली हुकूमतें थी, वो क्यों सोए रहे? इस हुकूमत को तो ये कम से कम क्रेडिट है कि इन्होंने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी कि लूटमार कौन कर रहा है, भी आ जाए। उसमें रज़ाक दाऊद भी आ गया, सामने आ गया, उनके हुकूमत का हिस्सा है, तो बड़ी अच्छी बात है, उनकी आंखें खुलेंगी इससे। बात यह है कि ये इशू बनाना जो ऑपोजिशन का वतीरा और काम है वो बिल्कुल ठीक है कि ऑपोजिशन हमारे यहाँ को प्रोडक्टिव काम नहीं करती, जिस तरह के गवर्नमेंट भी नहीं करती अमूमन, तो उनको ये कोई ना कोई इस तरह का बहाना, कोई हिला वसीला चाहिए। लेकिन उनको शर्म भी करनी चाहिए कि उन्होंने अपने अदवार में इस लूटमार को खुला चलाया था। उसमें क्या मियां मंशा का नाम नहीं आता था? ठीक है, जिस तरह उस शख्स ने फायदा नहीं उठाया यहाँ पे इन हुकूमतों से। ठीक है, और ये सब आप भी इत्तेफाक करेंगे सर? इसको उस नेगेटिव एस्पेक्ट में ना देखें, मैं इसको पॉजिटिवली देखता हूं कि एक इंक्वायरी हुई है और जो दुआ करते हैं कि आगे बढ़े, बिल्कुल, ताकि मुल्क का पैसा बचे जो लूटमार चल रही थी। जी ठीक है सर। PMLN ने आते ही आपको लगता है गिरफ्तारियां होंगी, ये वाली गिरफ्तारियां 462 जी, ये गिरफ्तारियां भी आपको लगता है होंगी सर? होनी चाहिए, अगर नहीं भी होती तो कम से कम फैसला तो होगा ना कोई। बिल्कुल से। और ये साहब नैब को रेफर हो जाए तो नैब जाने और वो जाने। ठीक है सर, आपको लगता है नैब साहब जैसे जनरल साहब कह रहे हैं? जी ठीक है, और ये सब जैसे जनरल साहब कह रहे हैं नैब को रेफर हो जाएगा ये मामला, ये इंक्वायरियां ही रहेंगी। अभी भी काबीना में ये लोग शामिल हैं, असरअंदाज होने की ताकत रखते हैं, फैसले इन्होंने अभी भी किए हैं बहुत सारे अहम। आप समझते हैं कि ये अभी जो अप्रैल 2018 से लेकर अप्रैल 2020 तक बिजली जो है ये 3 रुपए 85 पैसे पर यूनिट महंगी हुई है और गैस 334 रुपए का इजाफा हुआ है सर, ये भी तो किसी ने मुनाफा कमाया है ना? इसमें जो है 40 सफ़े उसके भी पढ़े हैं और 39 सफ़े उसके भी पढ़े हैं। ये जो पूरी रिपोर्ट में देखिए वाजिद ज़िया साहब ने उसको बड़ी मेहनत से लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। मैं बुनियादी तौर पे मेंबर इंक्वायरीज रहा हूँ और मुझे पता है कि जिस चीज़ की कैबिनेट अप्रूवल दे दे और कैबिनेट बजाते खुद एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए रखी जाती है, ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए रखी जाता है ताकि कोई जुर्म जो है ना वो किसी एक का इंडिविजुअल का जुर्म ना हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर से एवरीथिंग विच हैज़ बिन डन हैज़ बिन लीगल। अब ये साबित करना कि कौन फोरेंसिक उस पर करके कि कौन जनाब इन्फ्लुएंस किया था और किसने फ़ोन किया, ये एक लंबी कहानी है। और ये उसी तरह की रिपोर्ट्स है कि जैसी कार्नेलियस की रिपोर्ट 1956 में आई थी। और उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरा तजर्बा है ब्यूरोक्रेसी का जी, कि जिंदगी के अंदर जिस रिपोर्ट पे एक्शन लेना होता है वो मीडिया में बाद में आती है, एक्शन पहले होता है। ठीक, जो रिपोर्ट मीडिया में आ गई समझो गई, ठीक है, फिर गई, फिर अब ये तकरीरें होंगी, जहांगीर तरीन की ऐसी की तैसी, उसकी ऐसी की तैसी, खत्म। इसमें कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट में किसी एक आदमी को मुजरम नहीं ठहराया गया, ठीक है, और कोई एक जुर्म की डेफिनेशन नहीं दी गई। ठीक है, ठीक है। लगारी साहब जी, जी सर। मैं फरा एक चीज ऐड कर दूं, फिर आप लगारी साहब से लीजिए। देखिए बात ये है
یہ جو کچھ بھی ہوا ایک ایگریمنٹ کے تحت ہوا, جن لوگوں نے ایگریمنٹ کیے وہ موجود تھے. یہاں پہ اس میں ایک انہوں نے پروویژن رکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی کانفلکٹ ہوگا تو وہ آپ کو انٹرنیشنل سر ندیم بابر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ رپورٹ ہی غلط ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں یہ سارے جسٹیفائیڈ ہیں. سر ندیم بابر صاحب جیسے ریکوڈک میں ہوا اور دوسرے, یہ آپ اس کا خمیازہ بھگتیں گے سزا دینے کے شوق میں. ٹھیک ہے ندیم لغاری صاحب, آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی رپورٹس منظر عام پہ آئیں گی اور اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ اور اس وقت سٹنگ جو کیبنٹ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی جڑے گا, اور اگر وہاں کارروائی نہ ہوئی فار اینی ریزن جیسے اوریہ مقبول جان صاحب فرما رہے ہیں, تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی ساکھ, کریڈیبلٹی اور عوامی مقبولیت کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے یہ معاملات؟ جو ساکھ کریڈیبلٹی ان لوگوں کا مسئلہ ہے نہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جناب ہماری ساکھ کو نقصان پہنچے گا, ہماری کریڈیبلٹی. اصل مسئلہ ہوتا ہے ان کا دھندا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے, بینک بیلنس بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے. یہ سارے کا سارا معاملہ ہوتا ہے. ان کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہماری کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے, ہمارا نام لیا جا رہا ہے میڈیا میں, اوریہ مقبول جان صاحب میرا نام لے رہے ہیں, جنرل صاحب میرا نام لے رہے ہیں, اس طرح کی ان کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. یہ اصل بات ہوتی ہے کہ کیسے اپنی کھال بچانی ہے. جو اوریہ مقبول جان صاحب کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں واجد ضیاء کو تو پھر ان کی تمام رپورٹوں کو ایسے ہی ڈیل کیا جانا چاہیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے. پھر اس میں کون سا وہ نکال کر لائے تھے, منی ٹریل کون سی لائے تھے جس میں نواز شریف کو جا کر بعد میں سزا بھی ہوئی ہے اور سارا کچھ ہوا ہے, انہوں نے نااہل بھی قرار پائے, سزا بھی پائی ہے. تو اس میں تو منی ٹریل تو واجد ضیاء نے نہیں نکال کر دی تھی. کون سا لے کر آئے تھے کہ جناب یہ پیسہ تھا اس طرح سے پاکستان سے گیا اور وہاں جا کر لگا دبئی میں, دبئی سے پھر وہ پیسہ جو ہے وہاں چلا گیا قطر میں, اور قطر سے سعودی عرب میں, اور سعودی عرب سے پھر وہ لندن میں پہنچا. تو منی ٹریل تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی تھی نا. جب اسٹیبلش نہیں ہوئی تو پھر کون سی ایسی شہادت آئے گی جس کی بنیاد پر وہ کیا گیا تھا. وہ بہرحال نااہل تو کیا تھا ایک اور بات پر, اس میں نہ ان میں ایوان فیلڈ کا مسئلہ تھا, نہ کوئی اور دبئی والی ایک جاب تھی جس کے اوپر کہ بھئی یہاں تنخواہ لی اپنی, اس میں ظاہر نہیں کی, اس پر تو انہیں نااہل قرار دے دیا گیا تھا کہ بھئی آپ نے وہ تنخواہ جو ہے, وہ کہتے ہیں میں نے تنخواہ کبھی لی ہی نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں اس پر وہ نااہل بھی ہو گیا. اس کے بعد پھر ان کو سزا بھی ہو گئی, پھر وہ جیل بھی ہو گئی. یہ اس کے لیے ہوتا ہے جو من کو نہ چاہے, اور جو من کو چاہے وہ چوریاں کریں, لوٹ مار کریں, کھائیں پیئیں, موج اڑائیں, مزے کریں. پاکستان اسی لیے تو بنا ہے کہ لوٹو جس کو لوٹنا ہے لوٹو. غریب ہے بیچارہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جو کھانے کے لیے آج شام کے کھانے کے لیے وہ سوچ رہا ہے, اس کے بچے سوچ رہے ہیں کہ آج کا دودھ کہاں سے آئے گا, جن کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج کی رات کیسے, ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. ان کو یہ ان کا ایشو ہے اور ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. ٹھیک ہے سر جنرل صاحب کوئکلی کمایا ہے ان کو سبسڈی کیسے دی؟ جی ٹھیک ہے سر جنرل صاحب کوئکلی فیکٹری سے کمایا. ٹھیک ہے سر, کرتارپور راہداری کے اوپر وہ گردوارہ جو ہے, میں ایک سوال کروں سر, گردوارہ جو ہے اس کی کنسٹرکشن کے اوپر بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 18 ارب روپے لگے ہیں, اب احتساب کون کرے گا. احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ہمارے دور میں ہوتا تو ہمیں تو نیب نے پکڑ لینا تھا. اپنی کوئی کنسٹرکشن کی کوالٹی کے اوپر سوال کرے گا FWO سے, جنہیں پروجیکٹ بغیر ٹینڈر کے دیا گیا, یا ان کا کہنا ہے کہ منصوبے کی منظوری بھی تعمیر کے بعد لی گئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ بڑا ریکارڈ ٹائم میں بنایا گیا تھا, بڑے تھوڑے وقت میں, اور اس کی ایک ارجنسی تھی. بہرحال یہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور اس کی تحقیقات بھی ہو سکتی ہیں. یہ تو ابھی ایک کرنٹ ایشو ہے نا. اگر انہوں نے حسن اقبال نے کہہ دیا تو کسی نے ابھی رد تو نہیں کر دیا نا. حسن اقبال کہہ رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, ان کو مطالبہ کرنا چاہیے, اور اس کی تحقیقات اگر ہو جائیں تو ابھی یہ فریش ہے معاملہ, بڑی اچھی بات ہے, ہو جائے. اور یہ سب کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہو جائے تو بڑا جی ٹھیک ہے سر, وہ چیزیں طے ہو جائیں. جی ٹھیک ہے, اور یہ صاحب فرمائیے. دیکھیں میں نے کہا تھا کہ میں رپورٹ پڑھی ہے, اور رپورٹ کے اندر میں سوچتا کہ میں ایک بیسیکل ہائی کورٹ کا لائر بھی ہوں, کہ میں کس قانون یا کس دفعہ کے تحت مقدمہ چلاؤں گا, مجھے کوئی دفعہ نہیں ملی. کو قانون ایسا نہیں جس کے تحت سزا دی جا سکے. یا پاور سیکٹر رپورٹ کی بات کر رہے ہیں سر, یا آٹا چینی سکینڈل کی وہاں پہ جو رپورٹ آئی اس کی بات کر رہے ہیں؟ آٹا چینی والی. لیکن آئی پی پیس کے حوالے سے جو آئی ہے, جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ایگریمنٹس غلط ہوئے ہیں, یہ جو منافعوں کی بات کی جس کو ندیم بابر صاحب کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اب اس پہ کر سکتے ہیں, اس پہ ہو سکتے ہیں, وہ بہتر رپورٹ ہے. ٹھیک ہے, لیکن ندیم بابر صاحب کا کنٹیسٹ کرنا, جو کہ خود اس وقت مشیر توانائی ہے, ان کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ غلط ہے. محمد علی صاحب نے جنہوں نے رپورٹ بنائی ہے ان کی پرسنل اس میں گریوینس ہے میرے اگینسٹ, یہ منافع سارا جائز ہے جو کہ ہم نے کمایا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو؟ نہیں, میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جس وقت دو پارٹیز ایگریمنٹ کر لیتی ہیں, ہمارے ہاں مسئلہ پتہ ہے کیا ہوا ہے
کہ گزشتہ 30 سال سے انہوں نے ہر معاملہ جو کہ میرا اختیار تھا چیف منسٹر، میں اس کو کیبنٹ میں لے جاتا تھا، میرا اختیار تھا پرائم منسٹر، میں اس کو اسمبلی میں کیبنٹ میں لے جاتا، وہ ایک جوائنٹ رسپانسبلٹی بنا کے ایسا خرچ کرتے تھے اور وہ اس کو لیگلائز ہو جاتا تھا، اور وہ لیگل چیز ہے۔ اب اسی کے اوپر ایشو چلتا ہے، اسی پر میں نے تو جناب کچھ نہیں کیا، جرم جی بالکل ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ تینوں معزز، آج کے پروگرام میں شامل رہنے کے لیے بہت شکریہ۔ سب کی اوپینینز اپنی اپنی انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، امید ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے اور اس وبا سے نپٹنے کے لیے تمام حفاظتی اقدامات اپنائیں گے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویکینڈ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔